आज हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं एग्रीकल्चर ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में डिस्कस कर लिया हमने ऑलरेडी कि कौन कौन से क्लाइमेट किस किस एरिया में यहाँ पर है, किस वजह से वहाँ पे वो सिचुएशन है, वो सब डिस्कस कर चुके हैं। एग्रीकल्चर ऑफ नॉर्थ अमेरिका में सबसे पहले हम देखेंगे एग्रीकल्चर इन कनाडा। ये कनाडा में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, कहाँ पर हैं, फिर उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। देखो, अगर हम कनाडा की बात करें तो कनाडा में सिर्फ 2 to 7% लैंड एरिया ही ऐसा है जो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होता है। कनाडा का जो मिडिल साउथ रीजन है सिर्फ वही एग्रीकल्चरल लैंड की तरह से यूज़ होता है वहाँ पर, और ये फेमस है किसके लिए? टेम्परेट ग्रास लैंड के लिए। टेम्परेट ग्रास लैंड का मतलब क्या हुआ? हरी सॉफ्ट मुलायम घासें ये होंगी उस एरिया में जहाँ पर ये मुलायम घास होगी, टेम्परेट ग्रास लैंड होगा, वहाँ पर क्या होगा? कैटल रियरिंग, डेयरी इंडस्ट्री, ये सब वहाँ पर डेवलप होगी। तो आप ये देख ही रहे हो कनाडा की सिचुएशन, ये रहा कनाडा। तो इसका मिडिल और ये साउथ रीजन जो है, इसको जूम करके अगर हम आपको दिखाएं तो कनाडा का ये मिडिल और साउथ रीजन जो है सिर्फ यहीं पर एग्रीकल्चर ज़्यादा किया जाता है, एग्रीकल्चरल लैंड है ये। और यहाँ पर है भी क्या? टेम्परेट ग्रास लैंड है। इनिशियली ये रीजन फेमस था किसके लिए? डेयरी इंडस्ट्रीज़ के लिए और कैटल रियरिंग के लिए। तो कैटल रियरिंग होगा तो मीट इंडस्ट्री भी वहीं पर होगी। लेकिन आज के टाइम पर कनाडा में क्या हो रहा है कि जो ये लोग हैं ये विंड एग्रीकल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं। इन ग्रास लैंड्स को क्लीन करके विंड एग्रीकल्चर का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर विंड एनर्जी का भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल लैंड में ये विंड मिल्स लगा रहे हैं और साथ ही साथ वहाँ पर एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है ये है विंड एग्रीकल्चर इन कनाडा। बाकी कनाडा में अगर आप ये देख रहे हो तो विनिपेग एक जगह है, ये दिख रही है विनिपेग। ये क्या है? मैनिटोबा की कैपिटल विनिपेग सिटी। फेमस है एज अ वीट कलेक्टिंग सेंटर। वीट कलेक्टिंग मतलब गेहूं की जो पैदावार होती है, गेहूं क्या है? टेम्परेट ग्रास है। तो गेहूं का जो कलेक्टिंग सेंटर है वो कहाँ पर है? वो है विनिपेग में। एग्रीकल्चर के साथ साथ कनाडा की जो सेकेंड लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो है लंबरिंग। लंबरिंग मतलब क्या? लकड़ी काटने का काम। यहाँ पर जो ये है आपको दिख रहे हैं कोनीफेरस फॉरेस्ट, तो ये कोनीफेरस फॉरेस्ट के जो ये लकड़ियाँ हैं ये मुलायम है, सॉफ्ट है और फर्नीचर के लिए ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। तो ये यहाँ की सेकेंड इकोनॉमिक एक्टिविटी है लंबरिंग। कहाँ की? कनाडा की। और यही वजह है कि ये सॉफ्ट कोनीफेरस फॉरेस्ट से ये मुलायम लकड़ियाँ उपलब्ध होने की वजह से यहाँ पर लंबरिंग की वजह से अब लकड़ियाँ उपलब्ध हैं। तो लकड़ियों से कौन सी इंडस्ट्री डेवलप हो सकती है? सिंपल सी बात है कि पेपर इंडस्ट्री डेवलप होगी। तो यही वजह है कि कनाडा एक लीडिंग कंट्री है किसमें? पेपर इंडस्ट्री में। कनाडा में एक शहर है कॉर्नर ब्रूक। कॉर्नर ब्रूक क्या है? ये वेस्ट कोस्ट पर सिचुएटेड है। किसके? पश्चिमी तट पर। किसके पश्चिमी तट पर? यहाँ का एक आइलैंड है न्यू फाउंडलैंड आइलैंड, हमने आपको बताया था, उसका जो पश्चिमी तट है उस पर स्थित है ये कॉर्नर ब्रूक। कॉर्नर ब्रूक फेमस क्यों है? क्योंकि ये लार्जेस्ट न्यूज़पेपर प्रोड्यूसिंग सेंटर है उत्तरी अमेरिका का। न्यू फाउंडलैंड के पश्चिमी तट पर स्थित कॉर्नर ब्रूक क्या है? लार्जेस्ट न्यूज़पेपर प्रोड्यूसिंग सेंटर है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का। क्यों? लंबरिंग यहाँ पर होती है, कोनीफेरस फॉरेस्ट की वजह से मुलायम लकड़ियाँ यहाँ पर उपलब्ध है। लकड़ियों से लुगदी बनाएंगे, उसी लुगदी से क्या बनाएंगे? न्यूज़पेपर बनाएंगे। ये रहा आपका न्यू फाउंडलैंड और इसी के वेस्टर्न कोस्ट पर सिचुएटेड कौन है? कॉर्नर ब्रूक। फिशिंग इज एन इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक एक्टिविटी इन कनाडा। कनाडा में फिशिंग भी होती है दोनों कोस्ट पर, वेस्टर्न यानी पैसिफिक कोस्टल रीजन में भी होती है और ईस्टर्न यानी अटलांटिक कोस्ट पर भी होती है। देयर आर 2 मेजर फिशिंग सेंटर्स इन कनाडा। फर्स्ट, ग्रैंड बैंक। ग्रैंड बैंक कहाँ पर है? न्यू फाउंडलैंड का जो ये ईस्टर्न साउथ ईस्टर्न कोस्ट है जो सेंट जॉन्स के पास में है उसको क्या कहते हैं? ग्रैंड बैंक। ठीक है। और दूसरा है पैसिफिक कोस्ट ऑफ कनाडा। पैसिफिक कोस्ट ऑफ कनाडा स्पेशली कहाँ पर? जो ये वैंकूवर आइलैंड का है। ये दोनों फेमस फिशिंग सेंटर्स हैं किसके? कनाडा के। तो कनाडा में जो फिशिंग एक्टिविटी है ये एक इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है। यहाँ पर लोग टूरिज्म के पर्पज से भी जाते हैं, इंटरटेनमेंट के पर्पज से भी फिशिंग करते हैं और साथ ही साथ ये यहाँ का एक इकोनॉमिक एक्टिविटी भी है। अब हम बात करते हैं अगर इसकी, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया कि ग्रैंड बैंक पे क्या होता है कि कोल्ड करंट ऑफ लेब्राडोर और वार्म करंट ऑफ गल्फ स्ट्रीम ये दोनों यहीं पर मिलती हैं। तो ये जब यहाँ पर मिलती हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि इस पूरे रीजन में पूरे साल कोहरा रहेगा। पूरे साल कोहरा रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा? ब्लू और ग्रीन एल्गी, या आप उसको प्लैंकटन कह लो, वो यहाँ पर डेवलप होगा। तो वो यहाँ पर डेवलप होगा, उसकी वजह से यहाँ पर फिश होंगी और फिश होंगी तो ये फिशिंग सेंटर होगा। इसी वजह से ये रीजन क्या है? एक फेमस फिशिंग सेंटर है और इसका नाम क्या है? ग्रैंड बैंक। और ग्रैंड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो क्या है? सेंट जॉन्स है। ग्रैंड बैंक जो यहाँ पर है, ये ग्रैंड बैंक पर यहाँ पर एक जो फेमस फिश पाई जाती है, ये फिशिंग सेंटर फेमस है किसके लिए? ये फेमस है
कॉड फिश के लिए। किसके लिए फेमस है? कॉड फिश। कॉड फिश किसका सोर्स है? तो कॉड फिश में विटामिन ई पाया जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। लोग आजकल मार्केट में आप देखते हो कॉड लिवर ऑयल की गोलियां आपको मिलती हैं। तो कॉड लिवर ऑयल किसका सोर्स है? इट इज सोर्स ऑफ स्पेशल सोर्स ऑफ विटामिन ई। और ये इस फिश की फिशिंग कहाँ पर होती है? इधर ईस्टर्न कोस्ट पर, यानी ग्रैंड बैंक पर, जो न्यू फाउंडलैंड के पास में है। दूसरा आपका है पैसिफिक कोस्ट पर कनाडा का। ये पैसिफिक कोस्ट है, ये भी फेमस है किसके लिए? फिशिंग के लिए। और इस रीजन में जो फेमस फिश है जिसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया है, ये कौन से फिश है? ये है सैल्मन फिश। सैल्मन फिश के लिए क्या खास बात है कि ये सलाइन वाटर में रह सकती है, लेकिन अपने अंडे कहाँ पर देती है? ये फ्रेश वाटर की एस्चुअरी में जाकर के अपने अंडे देती है। अगर मैं आपको ये दोनों फिश आपको दिखाऊं, आप इसका डिफरेंस आप समझ पाओगे। तो ये रही आपकी कॉड फिश। ये देखो लोग एंजॉय करते हैं इस फिश को, अच्छे से देख लो अगर कभी आपको देखना हुआ तो। ये है कॉड फिश और ये फिशिंग सेंटर कहाँ पर है? न्यू फाउंडलैंड ग्रैंड बैंक। तो ये कॉड फिश है, इसको अच्छे से आप पहचान लो। लोग शौक के लिए पहचान, जैसे देखो भाई साहब ने पकड़ करके दिखा रहे हैं आपको, हैं कि देखिए भाई मैंने कॉड फिश पकड़ रखी है, यहाँ से खींच के ये रख रखा है। अब ये चारे के रूप में इस्तेमाल करते हैं, छोटी मछलियों को दिखा करके ये इसको खाने के लिए आती है, बेचारी फंस जाती है। ये देखो मोहतरमा ने भी ये ब्लू कलर के लिए इसको दे रखा और ये इनको फंसाया और ये आकर के इसमें फंस गई। दूसरी वेस्टर्न, अब ये देखो चाचा भी लेकर के यहाँ पर टहल रहे हैं, ये भी क्या है? कॉड फिश है। अब इसके बाद दूसरी जो आपकी आती है सैल्मन फिश। ये कहाँ पर पकड़ी जाती है? वैंकूवर आइलैंड, जो हमने आपको बताया पैसिफिक कोस्ट पे। तो ये रही, सलाइन वाटर में रहती है, अपने अंडे कहाँ पे देगी? फ्रेश वाटर की एस्चुअरी में जाकर के देगी। ये देखो पकड़ने के बाद देखो मैडम, हाँ पकड़ लिया हमने भी, ये दिखा रही हैं आपको। ये रहे अंकल पकड़ करके एंजॉय कर रहे हैं इसको। तो लोग यहाँ पर इंटरटेनमेंट के लिए भी जाते हैं, और पकड़ने के बाद भाई एक तरह का उनका इंटरटेनमेंट है, हर आदमी का अपना अलग अलग तरीके का है, ये भी वहाँ पर जाकर के इंटरटेन हो रहे हैं। तो इस तरीके से जो हमने बताया कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो गई, लंबरिंग हो गई और फिशिंग हो गई, ये तीन मेन एग्रीकल्चरल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं कहाँ की? कनाडा की। आपको जान के आश्चर्य होगा कि कनाडा की अप्रॉक्सीमेटली 4% पॉपुलेशन ही इन्वॉल्व रहती है किसमें? एग्रीकल्चर में। बस एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक एक्टिविटी में सिर्फ 4% पॉपुलेशन वहाँ की इन्वॉल्व है, बाकी और वहाँ पर कोई भी इन्वॉल्व नहीं है। देखिए ये आपको दिख रहा है कनाडा। तो कनाडा के बारे में आप जानते हो, आप ये देख भी रहे हो कि कनाडा का मैक्सिमम रीजन क्या है? वो प्लेटुअस है। और इसी वजह से कनाडा इज़ रिच इन मिनरल्स, मतलब कनाडा में बहुत से मिनरल्स पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जहाँ पर प्लेट्यू होंगे वहाँ पर मिनरल्स होंगे। अब आप यहाँ पर देख रहे हो, ये रही कैलगरी। अब कैलगरी क्या है कि कैलगरी वो जगह है जहाँ पर कनाडा में फर्स्ट पेट्रोलियम वेल, मतलब पहला तेल का कुआं कनाडा में कहाँ पाया गया था? ये पाया गया था यहीं पर इस कैलगरी में। ठीक है, यहीं पर इस कैलगरी के पास में आपको ये दिख रहा है एडमंटन। एडमंटन क्या है? ये कनाडा का लार्जेस्ट पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग सेंटर है। मतलब सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम कनाडा को कहाँ से मिलता है? वो मिलता है एडमंटन से। यहाँ से पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा मिलता है। लेकिन पेट्रोलियम रिफाइनरी क्या है? लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिफाइनरी ये सिचुएटेड है सार्निया में। और सार्निया आपका यहाँ पर सिचुएटेड है। ये जो कनाडा का जो ये वाला पोर्शन है, लेक इरी और ये आपका ह्यूरन लेक के पास में, यहाँ पर सिचुएटेड है कौन? सार्निया। इसको दिखाता हूँ मैं, ये आप देख रहे हो, तो ये है सार्निया जो ओंटारियो में सिचुएटेड है। और अगर ढंग से मैं दिखाऊं तो ये रही आपकी सार्निया। इधर क्या है? लेक ह्यूरन है, ये है लेक इरी। इधर ये आपका क्या हो गया? सेंट क्लेयर रिवर, सेंट क्लेयर लेक, और इधर डेट्रॉइट रिवर। तो ये सार्निया जो है ये यहाँ पर स्थित है, ओंटारियो के इस वाले रीजन में। ये क्या है? लार्जेस्ट रिफाइनरी है किसकी? पेट्रोलियम की। और ये कहाँ पर सिचुएटेड है? ये है कनाडा में। तो अब आप देखो एडमंटन में लार्जेस्ट प्रोडक्शन हो रहा है और लार्जेस्ट रिफाइनरी सार्निया में है। तो एडमंटन से सार्निया तक यहाँ पर क्या है? एक पाइपलाइन, लॉन्गेस्ट पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछाई गई है कनाडा में। वो आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये रहा आपका एडमंटन। अब आपको ये दिख रहा, ये रहा एडमंटन, और सार्निया हुआ कहाँ पर? ये हुआ यहाँ पे। तो यहाँ से लेकर के सार्निया तक इन्होंने क्या बिछा रखी है? पाइपलाइन बिछा रखी है। ठीक है, अरे ये ग्रेट लेक से होते हुए नहीं आई है, तो ये इधर से होते हुए यहाँ से आ गई सार्निया में। अब सार्निया में यहाँ पे ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेंटर है पेट्रोलियम का, और ये लार्जेस्ट रिफाइनरी है। तो यहाँ से पेट्रोलियम प्रोड्यूस होगा, पाइपलाइन के थ्रू यहाँ पर आएगा, रिफाइनरी से रिफाइन होने के बाद में अब ये इसी लेक वाले रूट से, जो बिजिएस्ट लेक रूट है, इससे एक्सपोर्ट भी हो सकता है, इंपोर्ट भी हो सकता है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ से यूटिलाइज होती हैं। अब पेट्रोलियम के बाद बात आती है आयरन ओर प्रोड्यूसिंग रीजन्स ऑफ कनाडा। तो दो मेन रीजन है जो आयरन ओर प्रोड्यूस करते हैं कनाडा में। पहला तो ये ग्रेट लेक्स का जो कोस्टल रीजन है, अगर हम आपसे बात करें तो ये ग्रेट लेक्स हैं, इनका जो कोस्टल रीजन है, जैसे यहाँ पर हमने आपको बताया कि यहाँ पर सुपीरियर लेक के पास में इधर मेसाबी रेंज है, तो इधर भी आयरन ओर डिपॉजिट होगा। ऐसे ही ग्रेट लेक्स के कोस्टल रीजन में आयरन ओर का डिपॉजिट है। और दूसरा जो ये इधर लेब्राडोर और लेब्राडोर पेनिनसुला है, इस वाले रीजन में, ये चूंकि आपका प्लेटुअस रीजन है, यहाँ पर भी आपका क्या है? आयरन ओर डिपॉजिट है। कनाडा क्या करता है?
कि ये अपने आयरन ओर का एक बहुत बड़ा अमाउंट, बिग पार्ट ऑफ दैट, ये क्या करता है, यूएस को क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। और यूएस में क्या सिचुएटेड है, आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज सिचुएटेड है। तो उस आयरन ओर का ये यूटिलाइज करके रॉ मटेरियल यहां से लिया और यूटिलाइज करके प्रोडक्ट ये बना करके बेच देते हैं। अगर हम आपसे बात करें इसके बाद कोल प्रोड्यूसिंग रीजन की कनाडा में, तो कनाडा का जो वेस्टर्न रीजन है, स्पेशली जो ब्रिटिश कोलंबिया रीजन है, यहां पर क्या है, लार्ज डिपॉजिट है किसका, कोयले का। कोयले का डिपॉजिट तो है यहां पर, लेकिन क्या कनाडा इस कोल को यूज करता है, इसका प्रोडक्शन करता है? नहीं। क्यों? क्योंकि कोयले से क्या मिलेगा, एनर्जी। और कनाडा के पास ऑलरेडी ऑप्शन है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का। वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है, जो ये रिवर्स है कहाँ पर, हडसन बे के आसपास में और बाकी जगहों से, और ये अपनी ज़रूरत से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो इनको जब ज़रूरत ही नहीं है एनर्जी की, तो ये इसको निकालेंगे क्यों, इस पर खर्चा क्यों करेंगे। यही वजह है कि कोल का डिपॉजिट ब्रिटिश कोलंबिया इधर वेस्टर्न कोस्ट पर है तो, लेकिन कनाडा उसका प्रोडक्शन नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये टोटली डिपेंड है और खुश भी है किस पर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पर। अब कोयला भी हो गया। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट माइनिंग सेंटर्स हैं कनाडा में, जैसे एक है आपका सैनबरी। सनबरी आपका यहां पर दिखेगा, ये रहा नीचे, ये है आपका सनबरी, ओंटारियो का ही पार्ट है। ये रीजन किसके लिए फेमस है, ये फेमस है निकिल के प्रोडक्शन के लिए। किसके लिए, निकिल के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है फ्लिन फ्लॉन। ये रहा आपका सस्केचेवान और ये आपका रहा मनीटोबा। इसी की बाउंड्री पर यहीं कहीं पर सिचुएटेड है कौन, ये है आपका फ्लिन फ्लॉन। और ये लार्जेस्ट कॉपर माइनिंग सेंटर है किसका, कनाडा का। दिखाता हूं आप, ये है आपका फ्लिन फ्लॉन, ये रहा आपका कौन सा, सस्केचेवान, ये रहा आपका मनीटोबा। इसी के बॉर्डर पर यहां पर सिचुएटेड कौन है, फ्लिन फ्लॉन। तो फ्लिन फ्लॉन किसके लिए फेमस है भाई, या लार्जेस्ट कॉपर माइनिंग सेंटर कनाडा की कहां पर है, ये है फ्लिन फ्लॉन में। यहीं पर आपको ये दिख रही अथाबास्का लेक, ये रही अथाबास्का लेक। अथाबास्का लेक के किनारे ही कौन सी सिटी सिचुएटेड है, यूरेनियम सिटी। ये हमने आपको पहले बताया। तो यूरेनियम सिटी किसके लिए फेमस है, यूरेनियम प्रोडक्शन के लिए। लार्जेस्ट यूरेनियम प्रोडक्शन यहां पर होता है, और लार्जेस्ट यूरेनियम डिपॉजिट कहां पर है, वो है ऑस्ट्रेलिया में। कनाडा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम इन द वर्ल्ड, एंड ऑस्ट्रेलिया हैज द लार्जेस्ट स्टोरेज ऑफ यूरेनियम। क्लियर है यहां पर। आगे यहीं पर आपको ये दिख रही है ग्रेट बियर लेक, और इसी ग्रेट बियर लेक के किनारे पर क्या है, एक है रेडियम सिटी। ये किसके प्रोडक्शन के लिए फेमस है, तो रेडियम सिटी फेमस है प्रोडक्शन के लिए, किसके, रेडियम के। कहाँ सिचुएटेड है, ग्रेट बियर लेक पर। कनाडा का जो ये नॉर्थ वेस्ट माउंटेनियस रीजन है, नॉर्थ वेस्ट माउंटेनियस रीजन जो ये है, ये गोल्ड रिजर्व के लिए भी फेमस है। यहाँ से गोल्ड प्रोडक्शन भी होता है अच्छी खासी मात्रा में। कुछ इंपॉर्टेंट सिटी, इंडस्ट्रियल एरिया या इंडस्ट्रियल सिटीज़ की बात करें कनाडा की, तो यहाँ पर एक है विंडसोर। विंडसोर अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपका जो लोकेशन है वो यहीं पर है, इधर। विंडसोर भी यहीं पर ओंटारियो में ही सिचुएटेड है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यहाँ पर डेवलप्ड है। इसको कनाडा का डेट्रॉइट कहते हैं। डेट्रॉइट का मतलब क्या हुआ, आप कहीं पर भी अगर आप सुनोगे डेट्रॉइट, तो डेट्रॉइट का मतलब क्या हो गया कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वहां पर होगी। तो कनाडा का डेट्रॉइट विंडसोर है। कहां सिचुएटेड है, ओंटारियो में, डेट्रॉइट के आसपास ही है। दिखाता हूं आपको, ये देखिए, ये है यूएस का डेट्रॉइट, इसी के ठीक अपोजिट साइड यहां पर क्या है, विंडसोर। तो डेट्रॉइट किसके लिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है किसकी, यूएसए की। तो विंडसोर किसका है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यहां पर डेवलप है, कहां की, कनाडा की। तो विंडसोर को क्या कहते हैं, डेट्रॉइट ऑफ कनाडा। इसके बाद आपका आता है मॉन्ट्रियल सिटी। तो मॉन्ट्रियल तो आपको पता ही है, कहां, सेंट लॉरेंस इसमें रिवर में सिचुएटेड है मॉन्ट्रियल। और मॉन्ट्रियल फेमस क्यों है ये भी आपको पता है। मॉन्ट्रियल एक नदी द्वीप होने के साथ साथ इंजीनियरिंग इंडस्ट्री यहाँ पर है, और इसके साथ ही साथ ये मॉन्ट्रियल फेमस है एज एन एजुकेशनल सिटी ऑफ कनाडा। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल नदी द्वीप होने के साथ साथ दो और चीज़ों से फेमस है, क्या, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री यहाँ पर डेवलप्ड है मॉन्ट्रियल में, और मॉन्ट्रियल क्या है, एजुकेशनल सिटी है कनाडा की। फिर आपका आता है टोरंटो। तो टोरंटो क्या है, ये लार्जेस्ट सिटी है कनाडा की। फिर आपका आता है ओटावा। ओटावा क्या है, ये कैपिटल सिटी है कनाडा की। फिर इसके बाद आपका आता है क्यूबेक। तो क्यूबेक आपका फेमस है किसके लिए, लंबरिंग और फर्नीचर इंडस्ट्री के लिए। लंबरिंग मतलब लकड़ी की कटाई के लिए, और फर्नीचर के लिए। इसके बाद फिर आपका आता है वैंकूवर। अब वैंकूवर सुनते ही तुरंत आपके मन में आ जाता है कि ये वैंकूवर आइलैंड, नहीं, वैंकूवर आइलैंड नहीं। वैंकूवर आइलैंड छोड़ दो, यहां पर ये देखो, ये फ्राशर नदी के किनारे पर ये है वैंकूवर। अगर आपको दिख रहा हो तो ये रही फ्राशर रिवर, फ्राशर नदी के किनारे पर ही ये बिल्कुल मेन लैंड पर बसा हुआ है वैंकूवर शहर। ठीक है, ये रहा। तो एक चीज ध्यान रखो कि वैंकूवर आइलैंड अलग है और वैंकूवर सिटी अलग है। पहली चीज, वैंकूवर सिटी कहां पर शिफ्ट है, ये शिफ्टेड है मेनलैंड पर। कहां पर, ऑन द माउथ ऑफ फ्राशर रिवर। ठीक है, ये रहा वैंकूवर। तो ये दोनों चीजें एकदम कंफर्म रखना आप, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। वैंकूवर आइलैंड पूछ रहा है या वैंकूवर सिटी। वैंकूवर सिटी ऑन मेनलैंड और आइलैंड इसी के पास में। वैंकूवर को मेनलैंड से अलग कौन करता है, स्ट्रेट ऑफ जॉन डे फूका। ठीक है,
अब अगर हम बात करते हैं यहाँ के पॉपुलेशन की, तो कनाडा की जो पॉपुलेशन है उसमें ज़्यादातर क्या है, माइग्रेटेड पॉपुलेशन है यूरोप से। तो दो ही तरह के कॉलोनीज़ यहाँ पर इस्टेब्लिश हुई, एक तो इंग्लिश और दूसरी कैसी, फ्रेंच कॉलोनीज़। तो इंग्लिश कॉलोनीज़ डेवलप होने की वजह से यहाँ पर ज़्यादातर पॉपुलेशन इंग्लिशमैन की है, इंग्लिश यहाँ की मेन लैंग्वेज भी है। और कुछ कॉलोनीज़ इधर ईस्टर्न कोस्ट पर, न्यू फाउंडलैंड इधर आसपास के एरिया में, यहाँ पर क्या था कि कुछ फ्रेंच कॉलोनीज़ भी यहाँ पर डेवलप हुई थी। तो फ्रेंच कॉलोनीज़ होने की वजह से ये क्या है कि इसका जो साउथ ईस्टर्न रीजन है ये कनाडा का, ये फ्रेंच कॉलोनीज़ की वजह से पॉपुलेटेड था, बाकी रीजन इंग्लिशमैन से पॉपुलेटेड था। इसी वजह से यहाँ पर इंग्लिश और फ्रेंच दोनों ही नेशनल लैंग्वेज कंसिडर की जाती है। बात करते हैं कनाडा में सिचुएटेड कुछ पेनिनसुला की। पेनिनसुला यानी कि प्रायद्वीप। अगर जियोग्राफिकल मैप पर हम देखें तो इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। ये रहा आपका फिजिकल मैप। तो फिजिकल मैप में यहाँ पर अब एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ और उसके बारे में कुछ कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ, फटाफट मार्क कर लीजिए। पहला आता है बूथिया पेनिनसुला, ये रहा आपका। अब जो ये बूथिया प्रायद्वीप है, ये बूथिया की खाड़ी में स्थित है, कनाडा का पार्ट है और खनिज संसाधनों से लैस है। ये रही आपकी गल्फ ऑफ बूथिया, ये है ना गल्फ ऑफ बूथिया। इसी के बगल में ये है बूथिया पेनिनसुला, लोकेशन मिल गई। यहीं इसी के बगल में ये आपको दिख रहा होगा मेलविले पेनिनसुला, मेलविले प्रायद्वीप। ये क्या है, ये भी बूथिया की खाड़ी के क्षेत्र में स्थित है, कनाडा का पार्ट है। यहीं पर एक और आप देख लीजिए, ये रहा आपका सेवर्ड पेनिनसुला, स्थित है कहाँ पर, अलास्का में। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये यूएसए का पार्ट होगा। और ये यहाँ पर जो सिचुएटेड है ये पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्र है, यूएसए का पार्ट है। सोना, टिन, पेट्रोलियम का भंडार है यहाँ पर। इस एरिया को डिस्कस कर रहे थे तो कनाडा के साथ साथ ये दिख गया, तो भाई इसको भी आपको बता दिया कि यूएसए का है। चलिए कनाडा में और देखिए, बूथिया हो गया, मेलविले हो गया। अब आपको यहाँ पर दिख रहा है ये उंगावा पेनिनसुला, ये आपका हडसन की खाड़ी, और यहाँ पर ये है उंगावा बे। इन दोनों के बीच में स्थित है उंगावा पेनिनसुला। और ये किसका भाग है, ये लेब्राडोर का पार्ट है। ये वाला एरिया जो लेब्राडोर है ये उसका भाग है किसका, कनाडा का ही है, ऑब्वियस सी बात है। फिर थोड़ा सा नीचे अगर आप आओगे तो अब इस एरिया में यूएस के भी पेनिनसुलास को आप देख लीजिए। तो इसमें जैसे एक ये रहा फ्लोरिडा पेनिनसुला। इस पेनिनसुला की खास बात क्या है भाई, मायामी बीच यहाँ पर स्थित है, पर्यटन केंद्र है, फास्फेट प्रचुर मात्रा में यहाँ पर रिजर्व है, कास्ट कलाकृतियाँ यहाँ पर जो है कि बहुत फेमस हैं इस एरिया में, लोग घूमने टहलने आते हैं। और ये रहा आपका फ्लोरिडा पेनिनसुला। इसके बाद आपको ये दिख रहा होगा कैलिफोर्निया पेनिनसुला, या इसी को कहते हैं बाजा प्रायद्वीप। क्या कहते हैं, बाजा प्रायद्वीप है। तो ये किसका, मैक्सिको का पोर्शन। इसको क्या कहते हैं, निचली कैलिफोर्निया या लोअर कैलिफोर्निया के नाम से इसको जाना जाता है। कैलिफोर्निया की खाड़ी द्वारा ये रही गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, इससे बाकी के मैक्सिको से क्या होता है, ये अलग होता है। आड़ू का जो फल आपने सुना है, कौन सा, आड़ू, आड़ू का जो फल होता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, उसका उत्पादन होता है। यहीं पर आपको ये दिख रहा है, ये है युकाटन पेनिनसुला। तो आपको ये दिख रहा होगा ना युकाटन चैनल, इसी के बगल में क्या है, गल्फ ऑफ कैम्पेच। और इधर ये है आपका होंडुरास की खाड़ी। तो ये इन तीनों के बीच में स्थित है। ये कौन सा, ये है युकाटन पेनिनसुला। ये है क्या कि मैक्सिको, बेलीज व ग्वाटेमाला के भाग से निर्मित है। और यहाँ पर क्या है, चांदी का, सिल्वर बहुतायत मात्रा में है। इसके बाद आपका आता है ये इधर, अगर हम आपसे बात करें लेब्राडोर पेनिनसुला, तो लेब्राडोर पेनिनसुला यहीं रह गया आपका। ये है आपका लेब्राडोर पेनिनसुला, इधर है। और यहाँ पर ये किसके लिए, अगर इसकी लोकेशन देखो तो ये प्री कैम्ब्रियन काल में प्राचीन कठोर चट्टानों से निर्मित था। कनाडियन शील्ड का क्या है, ये पूर्वी भाग है। और उसके साथ ही साथ क्या है, कनाडा के क्यूबेक प्रांत में विस्तृत है। लौह अयस्क से संपन्न क्षेत्र है। यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है, लौह अयस्क बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर इन यूएसए और वहाँ के इंपॉर्टेंट सिटीज़ और वहाँ पर पाए जाने वाले इंपॉर्टेंट मिनरल्स। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं कल इसी टाइम पर इसी जगह और डिस्कस करते हैं आपके साथ बाकी चीज़ों को। अपना ध्यान रखिए, घर वालों का ध्यान रखिए, अपनी तैयारी करते रहिए और यूं ही हंसते मुस्कुराते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ गुड डे।